जहां रूसी सीमा पर समाप्त होती है। रूसी सीमा मैं ये कहीं भी खत्म नहीं होती। खैर, पुतिन पहले ही इस योजना को भी खारिज कर रहे हैं। यह सिर्फ यूक्रेन और यूरोप की बात नहीं है, और इस सब का सबसे मजेदार हिस्सा है रूस के अपने प्रचारक किरिल दिमित्रोव ने लिखा, असल में रूस को इसमें उसकी सारी मांगें पूरी हो जाती हैं। अब पुतिन इसे मोलभाव की रणनीति बनाकर और रियायतें मांग रहे हैं ताकि युद्ध लंबा चले। इससे हमें रूसी पक्ष का असली मकसद पता चलता है। यह प्लान सिर्फ प्रतिबंध टालने और यूक्रेनी रक्षा को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। रूस के 300 अरब डॉलर की जमी हुई रकम जो यूक्रेन जाने वाली थी, अब अधर में अटकी है, और यही तो पुतिन चाहते थे। अब पुतिन को इसमें और आगे बढ़ने का मौका दिख रहा है। यह रूसी बातचीत की शुरू से ही रणनीति रही, जो धोखे पर आधारित है। रूसी तब तक और ज्यादा दबाव बनाते रहेंगे जब तक हम उन्हें हमें दबाने देते रहेंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह वो बात है जो राष्ट्रपति निक्सन ने दशकों पहले कही थी। सुनिए, उन्होंने कहा, हमारी समझ थी कि हमें एबीएम प्रणाली मास्को से 1200 मील दूर लगानी है, लेकिन मैंने कहा यह सही नहीं है। मेरी समझ में हमने 1500 मील पर सहमति जताई है। 1500 मील क्यों? क्या आप चाहते हैं कि हम इसे यूरोप में लगाएं? और मैंने कहा नहीं, मेरी समझ के अनुसार 1500 मील। और फिर उसने बस ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है 1500, ठीक है। मुझे याद है हेनरी किसिंजर ने मुझे एक नोट दिया, लिखा यह शिखर सम्मेलन सिर्फ उस एक बातचीत के लिए काबिल था। खैर, ब्रेजनेव कोशिश कर रहे थे, जाहिर है, हमें चकमा देने की, लेकिन किसिंजर की अच्छी तैयारी और मुझे इस पर अच्छी तरह से जानकारी मिलने की वजह से हम ना कह सके। हमने सख्ती दिखाई और उसने 1500 ले लिया। मुझे लगता है वे मुझे परख रहे थे, देखना चाहते थे मैं सौदा पाने के लिए कितना चाहता हूं। शायद उन्होंने पहले किसिंजर पर यह आजमाया था और उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राष्ट्रपति से सलाह किए बिना ऐसा नहीं कर सकता। वो हमेशा इसमें बहुत अच्छे थे। फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया, जैसे ऊंची अदालत में अपील, और जब जाना कि मेरा भी वही रुख है तो वे पीछे हट गए। वे हर जगह जांच करते हैं, जैसा लेनिन ने कहा था, बायोनेट्स से जांच करो। उन्होंने कहा था अगर तुम्हें नरमी मिले तो आगे बढ़ो, अगर तुम्हें इस्पात मिले तो पीछे हट जाओ, और इस मामले में उन्हें इस्पात मिला तो वे पीछे हट गए। तुम जानते हो कैसे? कल मैंने कहा था कि 28 बिंदु शांति योजना में कुछ अच्छे बिंदु हैं। बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु ऐसे थे जो यूक्रेन के लिए अच्छे थे। अब रूसी कह रहे हैं कि उन्हें उन बिंदुओं पर चर्चा करने की जरूरत है। क्रेमलिन और रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार ट्रंप ये समझौता जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन नहीं। सूत्र आगे कहता है कि योजना तैयार नहीं है, जो हम सभी जानते हैं, यह तैयार नहीं है। लेकिन इसका कारण कुछ और है। रूसी कह रहे हैं और मानते भी हैं कि यह योजना तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी भी यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी, यूक्रेनी सेना के आकार और प्रतिबंधों तथा रूस की जमी हुई डॉलर 300 अरब की संपत्ति के सवाल पर बात करनी है। तो वे बातें जो यूक्रेन के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। रूसी लोग गुमनाम रूप से कह रहे हैं कि वे इन बातों से सहमत नहीं हैं, जिससे उनकी असली रणनीति स्पष्ट होती है। मान लीजिए यूक्रेन 28 बिंदु योजना की हर बात मान लेता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, हम बस ये कह रहे हैं मान लीजिए कि वे ऐसा करते हैं, तो रूसी लोग इसे और लंबा खींचकर ज्यादा रियायतें मांगेंगे। इसी बात का पुतिन पहले ही संकेत दे चुके हैं अपने हालिया सार्वजनिक संबोधन में, जो इस 28 बिंदु योजना के सामने आने के बाद पहला था। ये है जो उन्होंने कहा, सुनिए। ये कोई राज नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना यूक्रेन की स्थिति को सुलझाने के लिए हमारी अलास्का बैठक से पहले चर्चा की गई थी, और उस पूर्व चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने हमसे कुछ रियायतें देने के लिए कहा, हमें वह दिखाने के लिए कहा जिसे वे लचीलापन कहते हैं। अलास्का में हमारी बैठक का मुख्य उद्देश्य एंकोरेज में हुई बातचीत के दौरान हमने पुष्टि की कि इसके बावजूद कुछ हम फिर भी समस्याएं और हमारी तरफ से जटिलताएं, हम सहमत हैं। हम उन सुझावों से सहमत हैं और अपेक्षित लचीलापन दिखाने को तैयार हैं। हमने विस्तार से जानकारी दी
हमने सभी साझेदारों और वैश्विक दक्षिण के मित्रों जैसे चीन को विस्तार से जानकारी दी। भारत, DPRK, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और कई अन्य देशों और CSTO देशों, बिल्कुल सभी हमारे दोस्त और साझेदार। मैं ये जोर देना चाहता हूं कि हर एक का उनमें से समर्थित और उन लोगों का समर्थन और समर्थन किया। समझौतों जैसा कि हम देखते हैं, अलास्का में हमारी बातचीत के बाद एक तरह का विराम आ गया था लिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। ये इसलिए था, यूक्रेन के वास्तविक यूक्रेन ने राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना अस्वीकार की और मुझे लगता है कि यही इसका कारण था। नई रूपरेखा 28 बिंदु योजना हमारे पास ये है। योजना हमें प्राप्त हुआ ये हमारे सहयोग चैनलों के माध्यम से, और मुझे लगता है कि ये एक आधार के रूप में काम कर सकता है अंतिम के लिए, शांति समझौते के लिए। ऊपर से वह कहते हैं कि उन्होंने इस योजना पर सलाहकारों से चर्चा नहीं की, लेकिन उनके अनुसार यह किसी अंतिम समाधान के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर रूस सहमत होगा, लेकिन इससे शुरुआत कर सकता है। और आपको यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन अलास्का बैठक के बाद पुतिन ने भी ठीक यही किया था। अलास्का में पुतिन ने अमेरिका से कहा कि उन्हें यूक्रेन में विदेशी सैनिकों पर आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि वे जेलेंस्की से मिलने और युद्ध विराम पर काम करने को तैयार हैं, लेकिन अलास्का से लौटते ही वे अपने सभी वादों से मुकर गए, क्योंकि पुतिन के लिए लक्ष्य कभी शांति लाना नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य सिर्फ रूसी अर्थव्यवस्था के लिए और समय खरीदना था। वह प्रतिबंधों में देरी करना चाहते हैं और किसी भी तरह के दबाव को टालना चाहते हैं, जिससे वह अपनी जंग को जारी रखने के लिए जिस व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं वह पूरी तरह से ढह न जाए। अगर और सबूत चाहिए तो रूसी मीडिया सुने, देखें वे रूसी जनता को क्या बता रहे हैं, क्योंकि वे जितना साफ हो सकते हैं उतना साफ बोल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन शायद वॉशिंगटन को यह संकेत दे रहे हैं कि उनका राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ शांति समझौता करने का इरादा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले यही करने को कहा था। इज़वेस्टी के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का राजनीतिक नेतृत्व मार्च से एक संगठित आपराधिक गिरोह जैसा हो गया है जिसने सत्ता संभाली है। ये कोई नई बात नहीं। व्लादिमीर पुतिन काफी समय से यूक्रेन के राष्ट्रपति को अवैध बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह बात उस दिन दोहराई जब कीव ने पुष्टि की कि उसे अमेरिका से एक मसौदा शांति योजना प्राप्त हुई है। मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि रूस ने अब तक कोई रियायत देने की इच्छा नहीं दिखाई है, और मोस्कोव्स्की कामसोवोलिक पुष्टि करता है कि अलास्का के बाद अगस्त में ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन होगा। हमारी तरफ से कोई सद्भावना संकेत नहीं थे, बस हमलों की तीव्रता बढ़ा दी गई थी। मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं, यह योजना स्टीव विटकोव और रूसी प्रचारक पुतिन के दूसरे नंबर के आदमी किरिल दिमित्रोव की बैठक में बनी थी। अब पुतिन कह रहे हैं यह अंतिम योजना नहीं है। मैं एक तर्क को संबोधित करना चाहता हूं जो कुछ लोग ऑनलाइन दे रहे हैं कि अगर यूक्रेनियन और रूसी दोनों खुश नहीं हैं, यह एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है, क्योंकि किसी भी शांति वार्ता या समझौते के लिए दोनों पक्षों को समझौता करना होगा, जिससे दोनों किसी न किसी बात से असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या जो सभी भूल रहे हैं वह है कि यह योजना यूक्रेन की रक्षा क्षमता को कई तरीकों से नुकसान पहुंचा रही है। रूस की 300 अरब डॉलर की जमी संपत्ति सबसे बड़ा तरीका है। मैं बताता हूं कि मेरा मतलब क्या है। पिछले हफ्तों में हमने चर्चा की कि यूरोप रूस की जमी हुई संपत्ति से यूक्रेन को पैसा देने की तैयारी कर रहा है ताकि यूक्रेन अपनी रक्षा कर सके। रूस ने जब आक्रमण शुरू किया, उसके पास पश्चिमी बैंकों में करीब 300 अरब डॉलर थे। यह सारा पैसा जाम कर दिया गया था। 200 अरब यूरोप में है, जिसमें से 80% एक बेल्जियम बैंक में है। इसी वजह से बेल्जियम ही वो देश था जो यूक्रेन को ये पैसा देने की योजना को रोक रहा था, और ऐसा नहीं है कि बेल्जियम रूस समर्थक है या कुछ और। उनके पास अच्छे तर्क थे। वो बोले, अगर भविष्य में शांति समझौता हुआ और रूस पैसा वापस लेना चाहे, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सिर्फ हम ही इसके लिए जिम्मेदार ना हों। यही बेल्जियम कह रहा था, जो कि सही भी लगता है ना? अगर सब पैसा लौटाना चाहते हैं तो सिर्फ बेल्जियम नहीं, सबको जिम्मेदार होना चाहिए। इन चिंताओं को दूर करने के लिए यूरोपीय संघ यह योजना ला रहा था, जहां वे यूक्रेन को ऋण न देंगे,
जो लगभग उतनी ही राशि के होंगे जितना पैसा बेल्जियम और बाकी सभी यूरोपीय देशों के पास था। और फिर जो ऋण यूक्रेन को मिलेगा वह बैंक खाते में मौजूद फंड्स के खिलाफ होगा। रूस भविष्य में बैंक खाते से फंड्स वापस ले सकता है अगर शांति होती है, और रूस यूक्रेन को युद्ध मुआवजा देता है, जो हम जानते हैं वह नहीं करेगा। तकनीकी और कानूनी रूप से यूरोपीय संघ को रूस को पैसे लौटाने की जरूरत नहीं होगी और वह सुरक्षित रहेगा। यही योजना थी जिस पर चर्चा हो रही थी और यह एक काफी अच्छी योजना लग रही थी। और अंतिम चर्चा दिसंबर में होनी थी, जो अब सिर्फ 2 हफ्ते या 1 हफ्ते दूर है। मुझे लगता है कि वह योजना अब अनिश्चित काल के लिए टल गई है, भले ही यह शांति समझौता आगे न बढ़े। इस शांति समझौते में एक बिंदु है जिसमें कहा गया है कि रूस को यूक्रेन को 100 अरब डॉलर देने हैं। वे अपनी ज्यादातर फ्रीज की गई रकम वापस ले सकते हैं। अब भले ही शांति समझौता न हो, सिर्फ इतना कि वो बिंदु वहां है, ये बहुत कुछ बदल देता है। यूरोपीय देश यूक्रेन को ये पैसा देने को लेकर चिंतित होंगे, क्योंकि भविष्य में उन्हें ये पैसा रूस को कानूनी रूप से लौटाना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि यूरोपीय करदाताओं को ये पैसा लौटाना होगा, और इसी चिंता के कारण यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए जरूरी फंड जुटाने में काफी मुश्किल होगी। और यही इस योजना की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह समस्या दूर नहीं होगी, भले ही यह योजना मान लीजिए 1 हफ्ते बाद ही पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन इसके अलावा यह योजना रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव भी डाल देती है। 2 हफ्ते पहले राष्ट्रपति ट्रंप खुद उस सीनेट बिल की बात कर रहे थे जो सीनेट में है। उसका मकसद उन्हें यह अधिकार देना है कि वे चीन, भारत, तुर्की, ब्राजील जैसे देशों पर 500% टैरिफ लगा सकें जो रूसी युद्ध मशीन का समर्थन करते हैं। वह इसे किसी भी देश पर लागू कर सकते हैं जिस पर वे चाहें, और इससे रूस पर और ज्यादा दबाव पड़ेगा और इससे पुतिन के बैंक खाते को और भी ज्यादा नुकसान होगा। खैर, अब वे प्रतिबंध टल गए हैं, कम से कम थोड़े समय के लिए तो जरूर। इसका मतलब है कि यह योजना यूक्रेन की रक्षा क्षमता को कम कर रही है और रूस को आक्रमण जारी रखने का मौका दे रही है, और बदले में इस योजना में रूस की तरफ से रियायतों के तौर पर ज्यादा कुछ छोड़ने की बात नहीं है। इस रिपोर्टर ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी से यही सवाल पूछा, इस योजना को बनाने वाले स्टीव विटकोव को पुतिन ने कौन सी रियायतें दी हैं? असल में जवाब था कि पुतिन की रियायत यही होगी कि वो यूक्रेन के शेष हिस्से पर कब्जा नहीं करेंगे। यहाँ मैं एक और बात साफ करना चाहता हूँ। कई लोग प्रोक्रॉफ्ट्स और रूस की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। रूस अगर उस शहर पर कब्जा भी कर ले तब भी वह पूरे शहर पर नियंत्रण नहीं रखता। मान लीजिए वह अगले हफ्तों में उस पर कब्जा कर लेता है, तो भी इसका मतलब नहीं कि रूस यूक्रेन के पूरे हिस्से पर कब्जा करने के करीब है। पिछले 3 सालों में रूस ने यूक्रेन की 1% से भी कम जमीन कब्जाई और इसके लिए 10 लाख से ज्यादा सैनिक गंवाए। पुतिन के पास यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए संसाधन या जनशक्ति नहीं है, और यही वजह है कि पुतिन प्रचार पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वह चाहता है कि दुनिया यह माने कि उसकी सेना यूक्रेन पर कब्जा कर सकती है, जबकि असलियत में वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर दुनिया मान लेती है कि वह कर सकता है तो वे यूक्रेन का समर्थन करना बंद कर देंगे और इससे रूसियों को मोर्चे पर मदद मिलती है। दुर्भाग्यवश लगता है यह काम कर रहा है, कम से कम अस्थायी रूप से। अभी अमेरिका यूक्रेन पर दबाव डाल रहा है कि वह यह समझौता बिना बदलाव स्वीकार करे, जो यूक्रेन के लिए संभव नहीं। वे सिर्फ शांति के लिए वह इलाका नहीं छोड़ सकते जिस पर रूस का नियंत्रण नहीं है। उसे यह पसंद नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है, वह कुछ हद तक तकनीकी रूप से था। उसे इसे पसंद करना ही होगा, और अगर उसे यह पसंद नहीं है तो आप जानते हैं उन्हें बस आपके खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। हालांकि उसकी पहली सलाह यह थी कि अगर वह इसे स्वीकार नहीं करता तो अमेरिका यूक्रेन के लिए अपना समर्थन वापस ले लेगा। खैर, किसी न किसी समय उसे कुछ न कुछ स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप जानते हैं उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, आपको याद है ना? ओवल ऑफिस में ज्यादा समय पहले नहीं मैंने कहा था तुम्हारे पास पत्ते नहीं हैं। मत भूलिए, मैंने ये युद्ध विरासत में पाया है। मैं कभी नहीं चाहता था कि ये युद्ध हो, और मुझे लगा कि उसे 1 साल पहले 2 साल पहले ही समझौता कर लेना चाहिए था। सबसे अच्छा समझौता तो यह होता कि ये कभी शुरू ही ना होता। वह एक अच्छा समझौता होता। यह भी हो सकता था अगर आपके पास सही राष्ट्रपति होता, लेकिन आपके पास सही राष्ट्रपति नहीं था। कल मैंने कुछ लोगों की टिप्पणियां देखी जो कह रहे थे कि इस मामले को छोड़ दो, यूक्रेन बिना अमेरिका के भी लड़ाई जारी रखेगा। यह सोच खासकर अमेरिका में सही नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां
यूक्रेन की गतिविधियों में बड़ी भूमिका निभाती हैं। खासकर रिफाइनरियों पर हमले, पावर प्लांट्स पर हमले और आप पर यानी बंदरगाहों पर हमले जो हम देख रहे हैं। और इसके बिना यह युद्ध यूक्रेनी सैनिकों के लिए और निश्चित रूप से यूक्रेनी नागरिकों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को भूलना या युद्ध से बाहर नहीं होने देना चाहिए, बल्कि प्रशासन पर और दबाव डालना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अधिकांश नागरिक दोनों पक्षों से यूक्रेन का समर्थन करते हैं और इसके अलावा अधिकांश सीनेटर यूक्रेन का समर्थन करते हैं और प्रतिनिधि सभा के अधिकांश सदस्य भी यूक्रेन का समर्थन करते हैं। तो अगर दिन के अंत में पर्याप्त दबाव होता है तो घरेलू राजनीति ही विदेश नीति या विदेश राजनीति बन जाती है। अगर प्रशासन जनता की इच्छा देखता है तो वे यूक्रेन का समर्थन करेंगे, यानी उसकी मदद करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि प्रशासन पर सही कदम के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब है वीडियो साझा करना, प्रतिनिधियों को कॉल करना और सोशल मीडिया पर चर्चा करना। सिर्फ एक संदेश साझा करें ताकि जानने वाले पढ़ सकें।